हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज के हम PYQ सीरीज़ जो है SSC की उसमें करेंगे वैदिक एज जो कि एंशियंट इंडिया का एक टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन जो कि CGL 2023 में और सिलेक्शन पोस्ट 2023 में पूछा गया कि जो इंडिया वाज नेम भारत, इंडिया का नाम जो भारत रखा था वो भारत जन के नाम पे रखा था, ये किस वेद में मेंशन है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो भारत नाम जो इंडिया का रखा गया है भारत जन के नाम पे, वो किस वेद में है मेंशन, तो वो मेंशन है ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर है ऋग्वेद, क्योंकि भारत जो है भारत जन, इंडिया का नाम भारत जो रखा गया है भारत जन पे रखा गया है। भारत जन क्या थी, एक आर्यन ट्राइब थी जो जिसका मेंशन कहाँ है, ऋग्वेद में है इसका मेंशन। ऋग्वेद में इसका मेंशन है भारत। ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं कि ओल्डेस्ट वेद है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियों में बटा हुआ है ये 10 मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट, जो ऋग्वेद को पढ़ता था, जो इस वेद का पाठ करते थे जो ऋषि, उन्हें क्या कहते थे, होत्री। तो जो ऋग्वेद का पाठ करते थे उसे क्या कहते थे, होत्री। और जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है। 10 मंडल में पहला 2 से लेकर 9 मंडल ये पहले लिखे गए हैं, और मंडल 1 और मंडल 10 ये बाद में ऐड किए गए हैं। तो मंडल 2 से मंडल 9 तक पहले लिखे गए हैं, और पहला मंडल जो है फर्स्ट मंडल और 10वां मंडल ये लास्ट में ऐड किए गए हैं। 4 वेद होते हैं, तो 4 वेद में पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है अथर्ववेद, चौथा वेद है सामवेद। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये SSC CGL में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC CGL 2023 में ये पूछा गया था। आयरन एज इज सो नेम्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम आयरन मोस्टली रिप्लेस्ड डैश इन इम्प्लीमेंट्स। मतलब आयरन एज का नाम आयरन एज इसलिए पड़ा था क्योंकि इसने इस समय में लोहे के लगभग लोहे ने किसकी जगह ले ली थी इस टाइम, आयरन एज के टाइम। तो ऑप्शन है ए ब्रास, बी स्टोन, सी वुड, डी ब्रोंज। तो हमने देखा कि ब्रोंज जो है ब्रोंज की जगह ले ली थी आयरन एज। तो ये कैसे हुआ था, तो सबसे पहले आया था पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज के बाद क्या आया था, मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज के बाद क्या आया था, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के बाद आया था, एक मिनट, नियोलिथिक एज के बाद जो आया था वो आया था चालकोलिथिक एज, और चालकोलिथिक एज के बाद जो आया था वो आया था ब्रोंज एज, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसके बाद आया था आयरन एज। तो पैलियोलिथिक एज में बड़े बड़े पत्थरों का यूज करता था, स्टोन्स का। मेजोलिथिक में वो पत्थर को और शार्प किया गया और छोटा किया गया, स्मॉल किया गया। नियोलिथिक एज में चिप्स बनने लग गए, चिप्स मतलब छोटे छोटे टूल्स बनने लग गए उसके। फिर उसके बाद चालकोलिथिक में कॉपर का यूज होने लगा और स्टोन्स का यूज होने लगा। फिर ब्रोंज एज में ब्रोंज का एज होने लगा, और फिर आयरन एज में आयरन्स का यूज होने लगा। तो आयरन एज को आयरन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने ब्रोंज को रिप्लेस कर दिया था। तो आयरन एज इज डिफाइंड बाय ट्रांजिशन वेयर आयरन विच वाज हार्डर, मोर अबेंडेंट एंड हेल्ड ए शार्पर एज। तो आयरन जो था वो ज़्यादा
हार्ड था और ज़्यादा मात्रा में था, और उससे हम ज़्यादा सार पेश कर सकते थे, जिससे खेती ज़्यादा की जा सकती। तो इसने ब्रोंज को रिप्लेस कर दिया। ठीक। और इसके बाद कंपोजिशन देखें अगर हम, तो ब्रोंज जो होता है किससे बना होता है मिलके, तो ये कॉपर और टीन से मिलके बना होता है ब्रोंज, जबकि आयरन ये एक प्योर एलिमेंट होता है। टीन जो था वो रेयर था, तो टीन को कहीं और से लाया जाता था, जबकि आयरन जो था वो भारत में ही पाया जाता था और बहुत अबेंडेंट मात्रा में पाया जाता था, जबकि टीन को बाहर से अफगानिस्तान से इंपोर्ट करना पड़ता था। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ब्रोंज जो था थोड़ा आयरन के मुकाबले सॉफ्ट टूल था और इसे सेव करना आसान था, बट ये टूल इसलिए मुड़ भी जल्दी जाता था, जबकि आयरन जो था हार्ड था और मोर ड्यूरेबल था। और जो ब्रोंज था वो कुछ ही लोगों के पास होता था, सिर्फ एलीट लोगों के पास, क्योंकि ब्रोंज जो था महंगा था। ब्रोंज कॉपर और टीन को मिला के बनता था। कॉपर तो राजस्थान से आ जाता था, पर टीन जो था वो भारत में नहीं पाया जाता था उस टाइम, तो वो बाहर से अफगानिस्तान से मंगाया जाता था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आया है एसएससी सीजीएल 2023 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा वाज 10 राजन वार मेंशन। तो किस वेद में 10 राजन वॉर का मेंशन है? तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो किस वेद में 10 राजन वॉर की चर्चा की गई है? तो की गई है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 राजन वॉर का मेंशन है, बैटल ऑफ 10 किंग। और इसमें क्या था कि 10 राजन वॉर लड़ी कहाँ गई थी? तो ये लड़ी गई थी पारुष्णी नदी के किनारे, जो मॉडर्न डे रावी रिवर है। तो 10 राजन वॉर हुई थी पारुष्णी रिवर के किनारे, जो मॉडर्न डे रावी रिवर है। तो इसमें एक साइड तो थे सुदास, जो कि भारत ट्राइब के राजा थे सुदास, और दूसरी तरफ थे 10 ट्राइब, जिसमें 5 आर्यन की ट्राइब थी, 5 नॉन आर्यन ट्राइब थी। और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो भारत ट्राइब थी, ये भारत ट्राइब जो थी ये जीत गई, और इन्हीं के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये जो वॉर थी ये हमें राइवलरी के बारे में बताती है, वशिष्ठ और विश्वामित्र की राइवलरी। क्योंकि इसमें से एक जो वशिष्ठ थे वो उन्होंने राजा सुदास को सपोर्ट किया था, जबकि विश्वामित्र ने 10 ट्राइब्स को सपोर्ट किया था। वशिष्ठ जो थे, 2 जनों के बीच में लड़ाई थी, एक तो राजा सुदास जो कि भारत BHRAT भारत ट्राइब के राजा थे, और दूसरी तरफ थे 10 ट्राइब। तो सुदास जो थे भारत ट्राइब के राजा, उनको सपोर्ट किया था किसने? वशिष्ठ मुनि ने। और जबकि 10 ट्राइब को जो किया था सपोर्ट, वो किया था विश्वामित्र ने। आउटकम क्या आया? जो सुदास थे वो विजयी हुए, जीत गए, और उन्हीं के नाम पे भारत नाम पड़ा देश का। और ये डिटेल ऑफ जो ये वॉर है इसके बारे में कहाँ हमें पता चलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में इस वॉर का विवरण है। तो विस्तृत विवरण जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस वॉर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल के 2023 में आया था। इन विच ऑफ द 4 वेदा इज देयर ए कलेक्शन ऑफ मैजिक मंत्र एंड तंत्र मंत्र टू अवॉइड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल स्पिरिट। चारों वेदों में से किस वेद में बुरी आत्मा और बीमारियों के बचाव और सुरक्षा के लिए जादुई मंत्रों और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो कौन है वो? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी सामवेद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? यजुर्वेद, ओ अथर्ववेद, सॉरी अथर्ववेद
एक मिनट, तो इसमें से कौन सा होगा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वो वेद है जिसमें मैजिक मंत्र और तंत्र मंत्र इनके बारे में बताया गया अथर्ववेद में। ऋग्वेद के बारे में हम देखें तो ऋग्वेद को ओल्डेस्ट वेद कहते हैं और इसमें हाइम्स दिए हुए, मंत्र दिए हुए हैं जिसमें भगवान या गॉड के बारे में, गॉड को प्रेज किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है उन मंत्रों द्वारा। तो ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद है, इसमें हाइम्स दिए। सामवेद, सामवेद जो है ये, इसमें सॉन्ग्स है, मेलोडीज और चांट, मतलब कि इसमें क्या कह सकते हैं हम, धुन और मंत्र, ये सब गीत की ये सब दिए हुए हैं, धुन और मंत्र। और यजुर्वेद जो है इसमें रिचुअल फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि हमें रिचुअल्स कैसे करने हैं या यज्ञ कैसे करने हैं। और जबकि अथर्ववेद है, ये एक ऐसा वेद है जिसमें जो मैजिक मंत्र है, ये सब जादुई मंत्र, टोने टोटके, ये सब दिए गए हैं उसमें अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, ये है कि मेन सोशल यूनिट क्या थी आर्यंस की? आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की, एक मिनट, आर्यों की प्रमुख जो थी इकाई क्या थी सोशल? ऑप्शन 1 परिषद, गण, राजन या जन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो थी जन। अगर हम देखें तो आर्यों की जो सामूहिक इकाई मतलब सोशल यूनिट जो थी वो थी जन। सबसे पहले आता था कुल, कुल मीन्स फैमिली, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता था। कुल जो था ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता था। एक मिनट, कुल जो था ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता था और इसको हेड कौन करते थे? तो कुलापा। कुलापा जो थे ये कुल के हेड होते थे, कुल के हेड को कुलापा कहते थे। इसके बाद कुल से, कुल मतलब फैमिली, कुल के बाद आती थी ग्राम, ग्राम या विलेज। जो फैमिली रहती थी वो विलेज में रहती थी तो उसे कहते थे ग्राम या विलेज। और क्लस्टर ऑफ फैमिली से बनता था एक विलेज जिसे ग्राम कहते थे, और ग्राम के हेड को क्या कहते थे? ग्रामीणी। तो ग्राम के हेड को ग्रामीणी। तो फिर उसके बाद जो आता था उससे बड़ा क्लेन या विस, विस को हम कहते थे क्लेन, जो सारे विलेज मिलके बनाते, जो जितने भी ग्राम थे वो मिलके बनाते थे एक विस, और विस के हेड को कहते थे विस्पति। और विस्पति से सारे विस्पति मिलके क्या बनाते थे? जन। और ये हाईएस्ट सोशल यूनिट था जन, और जन के हेड को कहते थे राजन। ठीक, जन के हेड को कहते थे राजन। तो इधर हम देखेंगे सबसे पहले आता था फैमिली। एक मिनट, सबसे पहले आती थी फैमिली, ये है फैमिली। फैमिली मिलके बनाती थी ग्राम, और ग्राम मिलके बनाते थे विश, और विश मिलके बनाते थे जन। तो फैमिली मिलके बनाती थी ग्राम, और फैमिली को ही कहते थे हम कुल, फैमिली को ही हम कहते थे कुल। और कुल का जो हेड होता था कुलापा। और फिर फैमिली मिलके बनाती थी ग्राम, ग्राम को ही कहते थे विलेज, वो विलेज को ही कहते थे ग्राम, और ग्राम के हेड को कहते थे ग्रामीणी, जिसे आज मुखिया कहते हैं। और फिर ग्राम मिलके बनाते थे क्लैन, जिसको कहते थे विस, और विस के जो हेड होते थे उसे कहते थे विस्पति। और फिर ये क्लेन मिलके बनाती थी, क्या बनाती थी? जन।
और जन के ही हेड को कहते थे, जन कह सकते हैं, ये ट्राइब कह सकते हैं, ये सारे ट्राइब मिलके जन या ट्राइब बनाते थे, और इसके हेड को कहते थे राजन, राजन। ठीक, तो कुल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे ऊपर विलेज, विलेज से ऊपर क्लैन, क्लैन से ऊपर जन। जन जो होता था ये लोगों को रिप्रेजेंट करता था, जन, और कलेक्टिव ट्राइब को रिप्रेजेंट करता था। जैसे भारत ट्राइब थी तो भारत जन, पूर्व ट्राइब थी तो पूर्व जन। राजन जो होता था ये जन का लीडर होता था, और इसका काम होता था प्रोटेक्ट करना जन को। गण जो होता था ये ट्राइबल असेंबली को कहते हैं या ग्रुप को कहते हैं। परिषद ये एडवाइजरी काउंसिल होती थी जो राजा को असिस्ट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्णास मेनली डिड फार्मिंग? तो कौन सी वर्ण फार्मिंग करती थी, एनिमल हस्बेंड्री करते थे और ट्रेड करते थे? तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार करता था? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी वैश्य, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी शूद्र। तो ऑप्शन बी वैश्य, वैश्य राइट आंसर होगा। जो वैश्य थे लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम आए, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण थे लेकिन कोई भी किसी भी वर्ण में चेंज हो सकता था, वो जन्म बेस नहीं थे, जन्म आधारित नहीं थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये जन्म आधारित हो गए थे। तो जो वर्ण सिस्टम थे लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादा रिजिड हो गया था और हेरिडेटरी हो गया था। ब्राह्मण जो थे सबसे टॉप पे थे, ब्राह्मण सबसे टॉप पे, फिर क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, और लास्ट में शूद्र। तो वैश्य जो थे वो शूद्र से एक स्टेप ऊपर थे। वैश्य का काम क्या आता था? वैश्य जो थे ये एग्रीकल्चर करते थे, ये एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे। वैश्य जो थे ये ट्रेड और कॉमर्स भी करते थे, और ये टैक्स भी भरते थे। जो वैश्य थे ये प्राइमरी टैक्स पेयर्स हुआ करते थे उस टाइम के लेटर वैदिक पीरियड में। ब्राह्मण का काम होता था, ब्राह्मण पुजारी होते थे, टीचर होते थे और परफॉर्म करते थे सैक्रिफाइसेस, यज्ञ जो है इन्हें करते थे ब्राह्मण। क्षत्रिय का काम क्या होता था? ये वॉरियर्स होते थे, योद्धा, शासक होते थे और प्रजा की रक्षा करते थे, मतलब प्रोटेक्ट करते थे पीपल को। जबकि वैश्य क्या करते थे? ये एग्रीकल्चर करते थे। वैश्य जो थे एग्रीकल्चर करते थे, एक मिनट, कैटल रेयरिंग करते थे और ट्रेड करते थे। और शूद्र का काम क्या होता था? ये इन तीनों वर्णों को सेवा करते थे, शूद्र। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज विपाशा? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी रावी। तो कौन सी नदी है जिसका नाम विपाशा है? तो वो है व्यास। व्यास नदी है जिसका नाम विपाशा है। तो एंशियंट नेम क्या थे और अभी के नेम क्या, ये देखेंगे। तो व्यास नदी जो है अभी, इसका नाम था एंशियंट विपाशा। चेनाब नदी जो है अभी, इसका नाम है अस्किनी। चेनाब नदी जो अभी है आज के टाइम पे, इसका नाम था एंशियंट नेम असिकनी, अस्कनी। और व्यास का नाम जो था वो विपाशा। सतलुज का नाम जो था वो सुतुदरी, और रावी का नाम परशुनी, परशुनी नाम था रावी का। झेलम का नाम जो था एंशियंट नेम वो वितास्ता। इंडस का एंशियंट नेम सिंधु, और घग्गर का एंशियंट नेम सरस्वती। तो ये नाम थे एंशियंट।
हिंदी में देखें तो व्यास का नाम था विपाशा, चेनाब का अस्किनी, सतलुज का शतुर्धि, रावी का परुष्णी, झेलम का विस्तारा और सिंधु का इंडस का सिंधु। ये इंडस होगा यहाँ पे। इंडस को आज भी हिंदी में सिंधु ही कहते हैं। घग्गर का सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन एन एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु which means the area drained by 7 rivers. Jhelum is one of the 7 rivers. What was its ancient name? तो झेलम का एंशियंट नाम क्या है? ऑप्शन ए परुष्णी, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी अस्किनी, ऑप्शन डी वितास्ता। तो झेलम का एंशियंट नाम क्या है? वो है वितास्ता। झेलम इसका नाम है वितास्ता। ठीक, तो झेलम जो थी इसका नाम था वितास्ता। एक बार हम देखेंगे दोबारा कि झेलम का नाम क्या था? वितास्ता। तो झेलम का नाम वितास्ता था वैदिक टाइम में। सप्त सिंधु में 7 नदियाँ आती थी और उन 7 नदियों में 6 मेन ट्राइब थी, एक इंडस थी। एक इंडस नदी थी और 6 उसकी मेन ट्राइब थी। उन 6 ट्राइब में थी पहली झेलम जिसका नाम था वितास्ता, दूसरी थी चेनाब जिसका नाम था अस्कनी, तीसरी थी रावी, रावी का नाम था पारुष्णी, और चौथी थी ब्यास, ब्यास का नाम था विपाशा, और पांचवी थी सतलुज, सतलुज का नाम था सुतुरधरी, और छठी थी घग्गर, घग्गर का नाम था सरस्वती। घग्गर अब सरस्वती रिवर अब लॉस्ट हो चुकी है, नहीं दिखती। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, एक मिनट, तो बैटल ऑफ हाइडेस पास ये हुआ था किसके बीच में? तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस, राजा पोरस के बीच ये लड़ाई हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस। और ये वितास्ता नदी के किनारे हुई थी। वितास्ता मतलब झेलम नदी के किनारे हुई थी। ठीक, पारुष्णी का नाम क्या है एंशियंट? तो पारुष्णी जो है रावी रिवर को ही पारुष्णी रिवर कहते हैं एंशियंट। विपाशा, विपाशा रिवर व्यास नदी को कहते हैं। और अस्किनी रिवर, अस्किनी चेनाब रिवर को अस्किनी रिवर कहते हैं एंशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजन 2022 में पूछा गया है। द ऋग्वेद कंटेन ए हायम इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन सेग विश्वामित्र एंड 2 रिवर वर्शिप एज गॉडेस। विच रिवर आर दीज? तो जो ऋषि विश्वामित्र थे और 2 नदियों के बीच का संवाद एक स्रोत के रूप में है, स्रोत के रूप में, जिनकी पूजा देवी के रूप में होती है। तो वो कौन सी नदियाँ? तो विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच की संवाद है, और वो 2 नदी कौन सी है जिसे हम पूजते भी हैं? तो वो 2 नदी ऑप्शन ए रावी और चेनाब, ऑप्शन बी अलकनंदा और भगीरथी, ऑप्शन सी ब्यास और सतलुज, ऑप्शन डी गंगा और यमुना। तो कौन सी 2 नदी है जिसकी व्याख्या मिलती है कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र और उनके बीच में संवाद हुआ था? तो वो थी ब्यास और सतलुज। तो ऋग्वेद में हमें ये मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में और हाइम 33वें हाइम 33वां जो श्लोक है ऋग्वेद का, जो 3रे मंडल का 33वां श्लोक है, उसमें हमें ये मिलता है कि विश्वामित्र और 2 नदी जिसका नाम है ब्यास और सतलुज, जिस ब्यास को कहते थे विपाशा, सतलुज को कहते थे सुतुद्री, इन दोनों के बीच में हमें संवाद मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद के 3रे मंडल में और 33वें श्लोक में। इस जो ये श्लोक है इसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसको इतना महत्व इसलिए दिया जाता है कि इससे हमें पता चलता है, ज्योग्राफिकल एविडेंस के बारे में पता चलता है कि जो अर्ली आर्यंस थे वो पंजाब में ही आके सेटल हुए थे। इतिहासकारों के लिए यह भजन अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि पंजाब क्षेत्र में प्रारंभिक आर्य बस्ती थी, मतलब आर्य जो थे, अर्ली आर्य, वो पंजाब में ही आके बसे थे। जबकि गंगा और यमुना, इसका मेंशन ऋग्वेद में सिर्फ कुछ बार है। जबकि सप्त सिंधु का जो मेंशन है वो बहुत ज़्यादा बार है। सप्त सिंधु में व्यास और सतलुज का जिक्र ऋग्वेद में बहुत बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में, अथर्ववेद जो कलेक्शन है वो कितने डिवीजन में विभाजित है? अथर्ववेद ग्रंथों का संग्रह जो है वो डैश विभाजन है, उसका कितने पार्ट में डिवाइडेड है अथर्ववेद का कलेक्शन? आंसर ए 5, आंसर बी 10, आंसर सी 15, आंसर डी 20। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20। अथर्ववेद जो है 20 पार्ट में डिवाइडेड है। अथर्ववेद जो है वो डिवाइडेड है कितने में? 20 बुक में। और इन 20 बुक को कहते हैं हम कंदास। तो इन कांड कहते हैं, इन 20 बुकों को क्या कहते हैं? कांडास या कांड, इंग्लिश में कांडास। इन 20 बुक को कांड कहते हैं। तो अथर्ववेद जो है 20 पुस्तकों में डिवाइडेड है, इन्हें कांड कहते हैं। तो कितने कांड हैं अथर्ववेद में? 20 कांड है। और टोटल मिला के कितने श्लोक हैं? तो 730 श्लोक हैं। कितने मंत्र हैं अथर्ववेद में? तो 6000 मंत्र हैं। अब ये जो 20 कांड है ये कैसे डिवाइडेड है? तो बुक एक से लेके जो 7 कांड है, इसमें शॉर्ट छोटे छोटे मंत्र दिए गए हैं। किससे रिलेटेड? हीलिंग और डेली लाइफ में जो यूज होते हैं उनसे रिलेटेड मंत्र दिए गए 1 से 7 कांड में। और 8 से 12 कांड में जो है बड़े बड़े श्लोक दिए गए हैं जो कॉस्मोलॉजिकल और स्पेकुलेटिव थीम, यानी ब्रह्मांड और चिंतनशील विषयों, इन पे जो भजन है ये है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो 1 से 7 तक के कांड है उसमें तो छोटे छोटे मंत्र हैं, जो डेली लाइफ में छोटे मोटे जो मंत्र हो गए, उपचार हो गए, वो किए जाते थे इन मंत्रों से। और 8 से 12 जो मंत्र हैं, 8 से 12 जो कांड है, बुक है, उसमें बड़े मंत्र दिए गए हैं जो बड़ी चीज़ों के लिए हैं। मतलब कि कॉस्मो, मतलब ब्रह्मांड या इनसे रिलेटेड जो चीज़ है उसमें कुछ बदलाव करने के लिए। 13 से 18 तक जो कांड है उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में मेंशन है, जैसे कि मैरिज। इसमें मैरिज जो है वो 14वें कांड में है। और फ्यूनरल राइट, अंतिम संस्कार जो है 18वें कांड में। इसके बाद जो कांड 19 और 20 है ये बाद में ऐड किए गए थे जब पूरी बुक बन चुकी थी। तो इसमें जो मंत्र लिए गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं 19वें और 20वें कांड में, जो रिलेटेड है सैक्रिफाइस से, और यानी यज्ञ और इनसे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है ये, और ये रिलेटेड है द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम आर कॉल्ड। तो जो मेन कलेक्शन था वैदिक श्लोकों का उसको क्या कहते हैं? तो वैदिक भजनों के मुख्य संग्रहों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूत्र, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी संहिता, ऑप्शन डी मुख। तो वैदिक हाइम के कलेक्शन, जो वैदिक भजन या श्लोक है उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, एक मिनट, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं संहिता। तो जितने भी वेद में जो मंत्र हैं उनके संग्रह को कहते हैं हम संहिता। संहिता क्या है? संहिता का मतलब होता है कलेक्शन और पुट टुगेदर। 4 वैदिक संहिता हैं, 4 वैदिक संहिताएं। पहले ऋग्वैदिक संहिता, इसमें 1028 श्लोक हैं या सुक्ति जिसे कहते हैं। फिर है सामवेद, ये सामवेद में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ऋग्वेद से ली गई है। और सामवेद जो है रिलेटेड है गीत से, इसमें संगीत या गीत, सॉन्ग, इनसे रिलेटेड है सामवेद। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद में रिचुअल फार्मूलाज दिए गए हैं।
फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब के बारे में अथर्ववेद में बताया जाता है। फिर सूत्र क्या होते हैं? सूत्र जो होते हैं ये शॉर्ट या छोटे, संक्षिप्त और एफोरिस्टिक रूल को पालन करते हैं, जैसे कि धर्म सूत्र, जिसमें रिचुअल्स या लॉ, मतलब कि हम ये कह सकते हैं अनुष्ठान जो होते हैं या कानून होते हैं, इनकी व्याख्या की जाती है सूत्र में। फिर उसके बाद मुख मीन्स माउथ, फेस, और ब्राह्मणस जो संहिता होते थे, ये जितने भी वेद के जो मंत्रों के कलेक्शन को हम संहिता कहते थे, ये संहिता होते थे। इनके बाद और भी सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण जो थी इन्हीं संहिताओं पे, जो ये संहिता होते थे मंत्र, इन पे कमेंट जो होती थे उसको ब्राह्मण कहते थे। फिर इन्हीं पे जो एक और बुक लिखी गई थी इनको एक्सप्लेन करने के लिए, उसे कहते थे आर्यंकास। और उपनिषद क्या होते थे? ये फिलोसफिकल टेस्ट होते थे। नेक्स्ट जो है ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है, ये है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण प्राचीन भारत में धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लोगों की रक्षा और न्याय प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो ये पूछा गया है कि कौन सा वर्ण है इन चार वर्णों में से, जो चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से कौन सा वर्ण है जो रक्षा, लोगों की रक्षा करना और न्याय प्रशासन को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए वैश्य, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो कौन सा वर्ण था जो लोगों की रक्षा और उनको न्याय प्रशासन स्थापित करने के लिए धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र इन दोनों का पालन करने के लिए कौन सा वर्ण बना था? तो वो था क्षत्रिय। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के हिसाब से, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र के हिसाब से जो क्षत्रिय होता था, क्षत्रिय वर्ण, उसका काम था युद्ध करना, रूल करना, और जो ड्यूटीज़ दी गई थी वो क्षत्रिय को क्या दी गई थी? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करना अपनी जनता की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब लोगों के बीच न्याय करना, और वारफेयर, वारफेयर मतलब लड़ाई करना, युद्ध लड़ना। फिर पैट्रोनेज, पैट्रोनेज मतलब ये पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण इनके लिए सैक्रिफाइसेस यानी यज्ञ करवाते थे। तो मेन ड्यूटी यही थी, प्रोटेक्शन करना, रक्षा करना, न्याय देना, युद्ध लड़ना, और ब्राह्मणों को पैट्रोनेज देना मतलब उनको संरक्षण देना। कितने वर्ण होते थे एंशियंट लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में? तो जो अर्ली वैदिक पीरियड होता था, अर्ली, उसमें वर्ण तो था बट वो जन्म के बेस पे नहीं था, कोई भी किसी भी वर्ण में जा सकता था। लेटर वैदिक में ये वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी रिजिड हो गई, और जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वो उसी वर्ण का माना जाता था। तो इसमें जो वर्ण थे इनका क्या रोल था? तो ब्राह्मण जो होते थे पहले, ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या होता था? ये वेदों का अध्ययन करते थे, यज्ञ करते थे और टीचिंग करते थे, ये ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? ये युद्ध करते थे, प्रजा की रक्षा करते थे और न्याय प्रशासन को संभालते थे, वॉरफेयर करते थे, लोगों को न्याय देते थे और प्रोटेक्ट करते थे। वैश्य का काम क्या होता था? ये एग्रीकल्चर करते थे, कैटल का रेयरिंग करते थे, पशुपालन और व्यापार करते थे। शूद्र क्या करते थे? तो शूद्र इन सब की सेवा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया, निम्नलिखित एज पर एंशियंट इंडियन फिलोसफी द पुरुषार्थ और द फोर एम ऑफ द लाइफ डज नॉट इंक्लूड। इंडियन फिलोसफी के हिसाब से जो पुरुषार्थ था और जो
4 एम होते थे किसी भी के भी जीवन में, 4 धर्म सूत्र कह सकते हैं हम जो होते थे, उसमें इनमें से क्या नहीं था? ऑप्शन ए अर्थ, काम, यश, मोक्ष। तो जो 4 धर्म सूत्र थे उसमें था, उसमें नहीं था, वो था यश। यश नहीं था। ठीक। तो जो 4 धर्म सूत्र थे वो कौन से थे? तो पहला था धर्म, दूसरा था अर्थ, तीसरा था काम, चौथा था मोक्ष। तो ये 4 चीज़ें दी गई थी। धर्म मतलब सदाचार, मतलब अपने धर्मों का पालन करना, अपनी ड्यूटी का, अपनी एथिक्स, मोरल लॉ, इन सब का पालन करने को कहते थे धर्म। अर्थ मतलब मटेरियल वेल्थ कमाना, करियर में अच्छा करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो नेसेसरी थी उसको पूरा करना। काम मतलब जो डिज़ायर थे, जो इन्जॉयमेंट होती, डिज़ायर होता है, इच्छा है, आनंद, प्रेम, इसको प्राप्त करना। मोक्ष जो था अल्टीमेट गोल होता था। इसका मतलब था इस संसार और इस जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है, इससे मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाने को कहते थे, कि प्राप्ति को करने को कहते थे मोक्ष। यश को क्यों नहीं माना जाता है 4 धर्म सूत्रों में? क्योंकि यश जो था ये मटेरियलिस्टिक था, मतलब देखा तो जाता था क्षत्रिय में कि यश होना चाहिए, बट वो मेन गोल नहीं था, मेन एम नहीं था वो लाइफ का। अगला क्वेश्चन जो एसएससी सीजल 2021 में पूछा गया वो है, द वैदिक व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिज रिलेशन टू सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। तो 4 ऑब्जेक्टिव होते थे किसी के भी लाइफ में वैदिक एज में, कौन सा इनमें से नहीं था? तो ऑप्शन ए धर्म, मोक्ष, सिद्धि, अर्थ। तो क्या 4 एम होते थे किसी के भी वैदिक एज में, उनमें से कौन सा इसमें नहीं था? तो सिद्धि। तो वो हमने देखा एक मिनट। तो वो 4 जो एम होते थे वो क्या होते थे? पहला तो होता था धर्म, दूसरा होता था काम, धर्म, काम, दूसरा अर्थ, पहला धर्म का पालन करना, दूसरा अर्थ मतलब पैसा कमाना, तीसरा था काम, काम मतलब जो इन्जॉयमेंट होता है या जो भी इच्छाएं होती है उसे पूरी करना, और लास्ट में था मोक्ष। एक मिनट। धर्म, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम, काम के बाद मोक्ष। तो सिद्धि जो था इसमें से नहीं था। किसी को भी पुरुषार्थ हासिल करने के लिए 4 चीज़ें लाइफ में चाहिए थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब राइटनेस, मोरल वैल्यू को फॉलो करना, सोशल ऑर्डर को फॉलो करना। अर्थ मतलब मटेरियलिस्टिक वेलबींग को जमा करना, जो भी वेल्थ होती है उसको जमा करना। काम मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करना, जो डिज़ायर है, इमोशंस है। मोक्ष मतलब फाइनली इस दुनिया से जीवन और मृत्यु के चक्र से निकल जाना, इसे कहते हैं मोक्ष। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2016 का, जिसमें वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज बिटवीन, जो वैदिक साहित्य थे वो उसकी रचना कब से कब के बीच में थी? ऑप्शन ए 3500 बीसी से 2500 बीसी, ऑप्शन बी 3500 बीसी से 1000 बीसी, ऑप्शन सी 1500 बीसी से 800 बीसी, ऑप्शन डी 3500 बीसी से 1000 बीसी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1500 बीसी से 800 बीसी, तभी वैदिक साहित्यों की रचना हुई थी, क्योंकि 1500 से 800 तक जो है वैदिक एज था। वैदिक एज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है 1500 से 1000 एडी, ओ एडी नहीं,
BC, और दूसरा पार्ट है 1000 BC से अब 600 BC के आसपास। ये है वैदिक एज। इसे कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, इसे कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद जो था ना, 4 वेदों में से जो ऋग्वेद था ये ओल्डेस्ट है और ये अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। जबकि जो बाकी 3 वेद हैं जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है, ये जो हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। इसके बाद जो ब्राह्मण है, जो कमेंट्रीज होती है श्लोकों पे, या आर्यंका और उपनिषद हैं, ये भी लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था। संहिता क्या होते हैं? तो संहिता होते हैं श्लोक, भजन जिसे कह सकते हैं। ब्राह्मण क्या होते हैं? तो ये जो कमेंट्रीज होती है ना, जो संहिता, जो श्लोक होते हैं उसको पढ़ने के बाद उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, व्याख्या होती है, उसे कहते हैं ब्राह्मण। अर्यंका क्या होते हैं? तो अर्यंका जो थे ये मेडिटेशन बुक थी एक तरीके से उनके लिए, जो जंगलों में रहते थे साधु। उपनिषद क्या होती है? ये फिलोसफिकल इंक्वायरी होती है जिसमें दार्शनिक चिंतन होती है आत्मा और वास्तविकता के ऊपर। उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2016 में आया था, द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल इज नोन एज। वह वेद जो रिचुअल से रिलेटेड है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो रिचुअल्स किस में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं आई थिंक यजुर्वेद में, क्योंकि जो ऋग्वेद है इसमें तो श्लोक दिए गए हैं, हाइम जिसे कहते हैं HYMN। सामवेद जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड है। अथर्ववेद में जो जादू टोना, स्पेल्स, चार्म्स, ये दिए गए। तो बचा यजुर्वेद। यजुर्वेद है जिसमें रिचुअल्स दिए गए, अनुष्ठान दिए गए। जो पूजा होती थी वो यजुर्वेद के हिसाब से होती थी, जो यज्ञ होता था वो यजुर्वेद के हिसाब से होता था। जो यजुर्वेद है, यजुर का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस या बलिदान, और या फिर यज्ञ। 4 वेदों में, चारों वेदा जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। यजुर्वेद के 2 स्कूल हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद जिसमें से प्रेयर्स हैं और फॉर्मूला जो यज्ञ में यूज किए थे वो शुक्ल यजुर्वेद में, जबकि दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। एक मिनट, यजुर्वेद जो है 2 पार्ट में है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में प्रेयर्स हैं, पूजा पाठ है और यज्ञ के बारे में बताया गया, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में जो फॉर्मूला दिए गए हैं और उस पर डिस्कशन दिए गए हैं किसी भी रिचुअल को करने के, उसको बताया जाता है। अब हम देखेंगे चारों वेदों में, तो ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है इसमें क्या किया जाता है? जो देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र हैं वो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में मंत्र और अनुष्ठान के सूत्र हैं यजुर्वेद में। फिर है सामवेद। सामवेद में क्या है? तो इसमें म्यूजिक है और गाना है। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र तंत्र, ये सारी चीज़ें हैं अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया था एसएससी सीजीएल 2019 में। इसके हिसाब से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज पारुष्णी। तो पारुष्णी के नाम से किस रिवर को जाना जाता है? पारुष्णी। तो पारुष्णी के नाम से जाना किसको जाता है? सतलुज। पहला सतलुज, आई थिंक सतलुज, नहीं रावी। तो पारुष्णी के नाम से जाना जाता है रावी रिवर को, PR, पारुष्णी। तो PR मतलब रावी। तो पारुष्णी जो जाना जाता है वो रावी रिवर को जाना जाता है पारुष्णी के नाम से। पारुष्णी जो रिवर है जिसे आज हम रावी रिवर कहते हैं, ये फेमस क्यों है?
तो यहाँ पे हुआ था, नहीं, यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ टैन किंग। बैटल ऑफ टैन किंग क्या था, तो दो, एक ट्राइब थी भारत ट्राइब, और भारत ट्राइब के राजा थे सुदास। इनकी इनकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 10 ट्राइब से, जिसमें 10 ट्राइब थे। 5 तो थे आर्यन ट्राइब और 5 थे नॉन आर्यन ट्राइब। तो ये 10 ट्राइब से लड़ाई हुई थी, जो एक इन 10 ट्राइब्स की लड़ाई हुई थी भारत ट्राइब से, जिसमें वशिष्ठ मुनि जो हैं, वशिष्ठ ऋषि जो हैं, ये भारत ट्राइब के तरफ थे, और विश्वामित्र ये जो है ये 10 ट्राइब के तरफ थे। और अंत में जीते कौन, तो अंत में जीती भारत ट्राइब। भारत ट्राइब जो थी वो अंत में जीत गई। और ये जो लड़ाई हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो ये लड़ाई हुई थी पारुष्णी रिवर के किनारे हुई थी ये लड़ाई, पारुष्णी रिवर के, जिसे आज हम कहते हैं रावी रिवर। इस युद्ध को कहते हैं बैटल ऑफ टैन किंग। एक मिनट, बैटल ऑफ टैन किंग। और इसमें भारत ट्राइब जीती थी, जिनके नाम पे आज भारतवर्ष है। अस्कनी नदी जो थी उस टाइम में, उसे आज हम क्या कहते हैं, चेनाब को ही अस्कनी रिवर कहते थे। जबकि सतलुज रिवर जो है आज, उसको हम कहते थे सतुद्री, तो ऐसे सतलुज, ऐसे सतुद्री। ब्यास नदी को हम कहते थे विपाशा नदी। झेलम नदी को हम कहते थे वितास्ता नदी। इंडस नदी जो आज है उसे हम कहते थे सिंधु नदी, आज भी हम सिंधु कहते हैं। काबुल नदी को हम कहते थे उस टाइम खूबा नदी, तो आज जो काबुल नदी है उसे कहते थे खूबा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया था एसएससी CHSL 2020 में। व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रावी नदी, तो रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन ए वितास्ता, ऑप्शन बी अस्कनी, ऑप्शन सी सतुद्री, ऑप्शन डी पारुष्णी। तो कौन सा सही आंसर होगा, पारुष्णी। रावी रिवर का जो नाम था उस टाइम, एंशिएंट नेम, वो है पारुष्णी। और पारुष्णी किस लिए फेमस है, तो पारुष्णी फेमस है 10 राजन वार के लिए। और ये मेंशन कहाँ है, तो ये ऋग्वेद में मेंशन है। झेलम रिवर जो आज ऐसे क्या कहते थे, वितास्ता नदी। और चेनाब नदी को क्या कहते हैं, जो आज चेनाब नदी, उसको क्या कहते थे, एसी मतलब अस्किनी चेनाब, तो अस्किनी को चेनाब। झेलम को वितास्ता। सतलुज ऐसे सुतुद्री। और व्यास विपाशा। फिर अगला क्वेश्चन जो है MTS 2021 में आया था। द रिवर इंडस वॉज कॉल्ड डैश बाय इरानियन एंड ग्रीक अबाउट 2500 ईयर। 2500 साल पहले ईरानियन और यूनानी सिंधु नदी को क्या कहते थे। ऑप्शन ए वितास्ता, ऑप्शन बी कर्नाली, ऑप्शन सी विपाशा, ऑप्शन डी हिंदोज। तो ये कहते थे हिंदोज, क्योंकि जो ईरान में ईरानियन जो होते थे, जो पर्शियन होते थे, वो एक मिनट, वो एस वर्ड को नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे, वो तो वो एस को बोलते थे एच, यानी वो सिंधु को बोलते थे हिंदू, तो सिंधु रिवर को बोलते थे हिंदू रिवर, इसलिए सिंधोस को हिंदोस। और जो जो एक मिनट, जो पर्शियन थे या ईरानियन, या कहें हम पर्शियन, ये एस को कहते थे एच, इसलिए इन्होंने कहा सिंधु को हिंदू रिवर। और जबकि जो ग्रीक थे,
ग्रीक जो थे वो एस को कहते थे इंदो, इन कहते थे, आई एन, आई कहते थे। तो वो सिंधु को कहते थे इंदू रिवर, मतलब वो एच को ई कहते थे एक तरीके से। मतलब एक मिनट, जो ग्रीक थे वो पहले ईरानियन ने सिंधु को हिंदू कहा, फिर वो हिंदू को कहने लगे इंदू रिवर या हिंदोज रिवर। तो ये था, तो हिंदूस नहीं बोल पाते थे ग्रीक, और वो बोलते थे इंदोस, तो वो इंदू हो गया था उनके लिए। तो हाँ, ईरानियन जो थे वो एस को एच कहते थे, इसलिए इसने सिंधुस को कहा हिंदू रिवर। और ग्रीक जो थे वो उन्होंने हिंदोस तो कहा, लेकिन वो एच साइलेंट रखते थे। हाँ, तो ये कहाँ था, तो वो एच साइलेंट रखते थे। मतलब ईरानियन जो थे वो एच को एस को एच कहते थे, सिंधु को हिंदू, और इन्होंने हिंदू रिवर तो अडॉप्ट किया, पर ये हिंदू का एच साइलेंट रखते थे, तो ये बन गया हिंदू। तो ईरानियन कहते थे रिवर को हिंदूज रिवर, सिंधु को हिंदू। और ग्रीक जो थे वो उन्होंने अडॉप्ट तो किया उस नेम को, बट एच उनका साइलेंट होता था, इसलिए वो बोलते थे इंदोज रिवर। तो संस्कृत नाम है सिंधु, ईरानियन नाम है हिंदू, और ग्रीक नाम है इंदूस। अब हम अदर को देखें तो वितास्ता, वितास्ता किस नदी को कहते थे, तो झेलम को कहते थे वितास्ता। कर्णाली नदी, कर्णाली नदी को किस नदी को कहते हैं, तो कर्णाली नदी जो है आज के टाइम ये घाघरा नदी है जो नेपाल से बहती है और गंगा की ट्राइब्यूटरी है। जबकि विपाशा, विपाशा किस नदी को कहते थे, व्यास नदी को। लास्ट